वीडियो के पार्ट 3 पोर्शन में हम लोग 2 पॉइंट्स लेकर आए हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन कंपैरिजन करके इन दोनों पॉइंट को हम समझेंगे तब ज़्यादा बेटर फील आएगा आपको। ठीक है, फील लाने के लिए इनका कंपैरिजन ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमने इस पॉइंट को क्यों लिया यहाँ पे, दोबारा क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। और कैसे होते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। अब हम सॉल्व इसको बताते हैं। ठीक है, अब समझो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट का है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में। जब पोजीशन वेक्टर जब भी कभी जीवन में कहेगा तो ओरिजिन को याद रखना। किसको याद रखोगे? ओरिजिन को। हमेशा ओरिजिन से बात की जा रही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट यानी एक पॉइंट का लोकेशन, लोकेशन यानी स्थिति कहाँ पे है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक ओरिजिन होगा। ओरिजिन जानते ही हो, प्लेन में एक ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। उस ओरिजिन से पॉइंट का लोकेशन, उस पोजीशन, लोकेशन कहना कोई व्यक्ति कहाँ पे है तो कहीं से कहाँ तो होगा, तो उसका लोकेशन देखा जाता है। जहाँ से तुम हो वहाँ से, तो हमेशा हम मैथ में ओरिजिन को लेकर चलते हैं। इसका क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। इसको भी आप अभी समझाएंगे। समझो एक वेक्टर, देखो वेक्टर जब होता है ना तो एक पूरी लाइन होती है। वेक्टर जो होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर माना जाता है। ठीक है, मतलब ए और बी, तो ये पूरा का पूरा एक वेक्टर बन गया, ए वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर। इसको कैसे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। चलिए पहले पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। माना कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया बेटा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ओरिजिन को मैंने ओ कहा। यहाँ पे एक पॉइंट लिया भाई, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसको मिला दिया जाए। इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा बेटा। अगर हम केवल 2D प्लेन ले, अभी 3D भी पढ़ाऊँगा आपको। 3D में फिर एक जेड भी आ जाता है। यहाँ मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ए है, या फिर सिंपली इसे हम कोई वेक्टर का नाम दे सकते हैं। एक पॉइंट को भी जानते हो, क्योंकि एक पॉइंट पर भी, अब ये पॉइंट क्या है, प्लेन में है, तो ये दोनों स्थितियां मिलकर बनी होंगी। यानी हम इस पॉइंट पे जाने के लिए कहाँ जाएंगे? पहले एक्स पे जाएंगे ऐसे, फिर जाएंगे वाई पर, तब कहीं जाके इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो यानी कि ये पॉइंट दो वेक्टर से मिलकर बना होगा। ये पॉइंट कि दो वेक्टर का, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे, तब ये पॉइंट हम पहुँच पाएंगे। तब ये कहीं ना कहीं ये एक्स और वाई को रखा है अपने पास। फिलहाल इसके पोजीशन को हम ओरिजिन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको मिला दिया बेटा, इस पॉइंट को मिला दिया। अब इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से ओ ए वेक्टर कह देंगे। ओ ए वेक्टर मतलब बराबर में इसे कह दो ए वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं। इस पॉइंट को भी एक वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, पूरी लाइन को भी एक वेक्टर का नाम दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कह सकते हो कि ये एक ए वेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा। और इसको अगर लिखना चाहो तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप कह सकते हैं, क्योंकि हम एक्स पे कितना चले हैं, यहाँ पे एक्स चले हैं, एक्स एक्सिस पे कितना चले, एक्स चले। वाई एक्सिस पे मान के चलते हैं वाई चले। और एक्स एक्सिस को डायरेक्शन कौन देता है? आई कैप देता है। अभी और आगे पढ़ेंगे तो समझ में। और इसको जे, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? एक्स आई कैप। दोनों को जोड़ देते हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप समझ पा रहे हैं, ये डायरेक्शन तो ये इसके बराबर, और इसे हम लोग कह देते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बराबर दोनों का सम कर दिया। तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर का खेल हो गया। यानी पोजीशन वेक्टर सिंपली हम इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन क्या सर, लेकिन क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमने ये तो कर ही दिया, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे सिंपली ये दिखाया नहीं जाता, और लेकिन अंडरस्टूड होता है और बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको भी हटा दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई ऐसा है, देखो ये ओ ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर होगा ए वेक्टर। इसको हमने क्या कहा है? ए वेक्टर कह दिया। इस पॉइंट को ही पूरे, चाहे इतना लिखो ए वेक्टर, चाहे इतना पॉइंट पे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ इसके हिसाब से मैंने इस पे डिस्कशन किया है, उसको आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसको समझते हैं। सुनो ध्यान से सुनो। एक वेक्टर इस तरीके से दे दिया मैंने तुमको, क्या दे दिया? एक वेक्टर। ये इसके एंड पॉइंट पे एक वेक्टर लेते हैं इस तरीके से, इसे ए पॉइंट कहा, और इसके पॉइंट को, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर माना। और ये बी वेक्टर है, बी पॉइंट है, और इसका बी पोजीशन वेक्टर हो गया। सर ये क्या बताना चाहते? ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने ओरिजिन बनाया, इसको मैंने ओ कहा। ये लाइन थोड़ा अच्छा बनाओ, हम ही गलत बना रहे हैं। ठीक है, अब सुनो। ये सीधा वाई एक्सिस, अब जे एक्स एक्सिस, समझ में आया? इस तरीके से
सर अगर हम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल निकाल लेंगे सर। आपने कहा था इसको मिला दो तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ ए वेक्टर और जो कि है ए वेक्टर। सर अगर हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहेंगे तो इसको ओरिजिन से मिला दिया जाएगा। ओरिजिन से मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा ओरिजिन पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो ओरिजिन को याद रखना। सारा खेल कहाँ से चलेगा? ओरिजिन से। सर ठीक है कोई बात नहीं। ओ बी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा बेटा? डायरेक्शन तो यही रहेगा। ओ बी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? ओ बी वेक्टर को लिखा जाएगा बेटा बी वेक्टर। सर तो बताना क्या चाहते हैं? हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि बेटा मान लो हम कहें ए बी वेक्टर लिखो। क्या लिखो? ए बी वेक्टर लिखो। तो तुम क्या कहोगे, कैसे लिखें? पूरा का पूरा ए बी वेक्टर, पूरे वेक्टर को इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताओ। अभी हम एक पॉइंट को बता पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति बता रहा देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, कोई व्यक्ति बता रहा देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन कोई व्यक्ति बताए देखो ये पूरी लाइन यहाँ पे है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पूरी लाइन यहाँ पे है। तो कैसे ओरिजिन से पूरी लाइन देखोगे? या तो कोई व्यक्ति मतलब इस तरीके से है कि कहा नहीं गया था कि चिड़िया की आंख देखो, तो ये समझो चिड़िया की आंख है, केवल देख रहे हैं, और ये भी चिड़िया की आंख, दूसरी आंख है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे हम पूरी चिड़िया देखेंगे तब, यानी पूरा वेक्टर देखेंगे एक साथ, तो उसको कैसे इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे? उसको देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ हेल्प करता है हमारा। कैसे? ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया और ये वेक्टर इधर गया, इसमें एक रिलेशन लगेगा। ये पूरे के पूरे वेक्टर को ओ ए वेक्टर, हाँ तो हम लोग क्या देख रहे थे? यही सब देख रहे थे। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर दिस है, ओ बी वेक्टर दिस है, ओ ए वेक्टर ए और ओ बी वेक्टर ये। अब तो मैं बता रहा था कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पूरे वेक्टर को कैसे देखा जाए। तो समझो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर इधर को जा रहा, ये वेक्टर इधर को आ रहा और ये इसके जस्ट उल्टा जा रहा है। तो आपको सिखाया था कि जो दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं वो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं उसके बराबर होते हैं। अब पहले सिखा चुका हूँ, देखो उसको समझो। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है मैंने बताया था, उसमें सेकंड पार्ट में बताया है। तो ओ बी वेक्टर ये उल्टा जा रहा है, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों जो सीधे इसकी ओर आ रहे हैं उसके ओ ए वेक्टर के बराबर, प्लस ये ए बी वेक्टर, पूरा ए बी वेक्टर। ठीक, ये पूरा वेक्टर ऐसे आ रहा है ए बी वेक्टर, और ये पूरा वेक्टर कैसे है? ओ ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बेटा? ओ बी वेक्टर इज़ व्हाट, यहाँ भी लिख सकते हैं इस पूरे लाइन को इस तरीके से बी वेक्टर भी ले सकते हैं। तो ओ बी वेक्टर किसके बराबर? बी वेक्टर के। ओ ए वेक्टर किसके बराबर बेटा? ओ ए वेक्टर किसके बराबर? ए वेक्टर के बराबर। देखो ओ ए वेक्टर किसके बराबर? ए वेक्टर के बराबर, प्लस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, ए बी वेक्टर लिख दो इस तरीके से, क्योंकि इसी की ज़रूरत है। सुनो, इधर ए बी को रोको, इसको इधर भेजो, ए बी वेक्टर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? ए बी को ऐसे लिख सकते ए बी वेक्टर, ठीक, बराबर में बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। मैंने क्या किया? इसको इधर कर लिया। अब सुनो, ध्यान से सुनो, यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस तरीके से आ गया। या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्या? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ वाले पॉइंट से भी देखना चाहें, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ओ बी वेक्टर, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से क्या पता चला? पूरी लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पूरे वेक्टर का। यहाँ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ओ ए। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी एक वेक्टर का अगर तुमको पोजीशन वेक्टर चाहिए, पूरे के पूरे एक लाइन जैसा दिख रहा है उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो क्या करना है? इधर जो लास्ट में बी है उस पर लगाओ ओ, ओरिजिन, ओ बी माइनस जो पहले है उसको ओ ए। क्या मैं कहना चाहता हूँ? सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको समझ में आया होगा कैसे आया। अब इसकी डायरेक्टली हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब इसको मैं हटाता हूँ तो समझाता हूँ। ठीक, सुनो, ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आया। अब मानो हमने लिखा ए बी वेक्टर, ठीक है, तो इसे तुम लिखोगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, मैंने लिखा पी क्यू वेक्टर, कहीं भी लिखा।
अब बार बार ओरिजिन बना के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगाना है, सिंपली क्यू वाला है ना, लास्ट में कौन है, क्यू है, क्यू, तो इसमें ओ लगाओ, ओ क्यू माइनस पहले वाले को लिखो ओ पी वेक्टर, ठीक है, आर एस वेक्टर मान लो लिखा, तो इसमें लास्ट वाले में ओ एस वेक्टर ओ लगाओ, इसमें ओ एस माइनस पहले वाले में ओ लगाओ आर, ओ आर वेक्टर, वैल्यू रखो, सॉल्व करो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी पूरे कंप्लीट वेक्टर का कहाँ से पोजीशन देखते हैं, ओरिजिन से, तो इस तरीके से देखा जाता है, वो आएगा डायरेक्टली, ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपका, बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये पॉइंट हमने कवर किया, क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम इसको लगाएंगे और समझेंगे। बच्चों अब इस हेडिंग में हम क्या समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर जिसमें डायरेक्शन ना हो, कोई नंबर को ही स्केलर कहते हैं, तो नंबर यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्केलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर, है ना। किसी नंबर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करना तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या होता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है, क्या होता है उसमें, दिक्कत क्या आती है या क्या चेंजेस होते हैं उसको देखते हैं। देखो ध्यान से समझो, ऐसे नॉर्मली हमने ऐसे तुम्हारी बुक में बना था ना, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, नहीं तो मैं ऐसे ज़रूर बनाता, ऐसे ये वर्टिकल तुम्हारी बुक में बना था ताकि तुम बुक पढ़ो ना तो तुमको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको जो है ऐसे बना दिया। तुम्हारी बुक में ऐसे बना था, ए वेक्टर इस तरीके से है, फिर मतलब एक कोई वेक्टर या ए वेक्टर जो है उसका इस तरीके से अगर एरो में दिखाया जाए तो उसकी लेंथ हमने बताया था कि अपने इंट्रोडक्शन में, ये उसके मैग्नीट्यूड को बताता है और ये एरो जो बताता है उसके डायरेक्शन को बताता है, और वेक्टर को इस तरीके से लिख दिया जाता है। अगर इस वेक्टर में आपने हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इस पूरे की लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का रहा होगा ना, तो अब ये कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। लेंथ में भी देखो ये बताना चाहता है कि किसी व्यक्ति ने ए वेक्टर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, यानी इसका हाफ कर दिया, तो इसकी लेंथ भी हाफ कर दी गई। बात क्लियर है। और पॉजिटिव हाफ से किया गया है, इसलिए डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन फिर एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, वेक्टर ए में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इसको बढ़ा दिया, देखो इसकी लेंथ बढ़ गई। क्या बात है, देखा, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पूरी लेंथ बढ़ गई, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ कम हो गई। फिर व्यक्ति ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे देखो मैथ्स में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कैसे, उसने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई वेक्टर की लेंथ सेम रही लेकिन उसका डायरेक्शन बदल दिया, फिर बदल गया। फिर किसी ने कहा कि चलो अच्छा कुछ और करते हैं, यहाँ उसने पॉजिटिव 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसने क्या किया, -1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, इसकी लेंथ भी बदल गई, हाफ हो गई, प्लस डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा था। अच्छा, फिर एक आया, एक कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया, दिमाग लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ बढ़ गई, फटाक से, इतना था खटाक से इतनी लेंथ हो गई, है ना। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे की ओर, यानी -2 से किया तो लेंथ बढ़कर डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन इधर हो गया, ये डायरेक्शन इधर था, लेंथ बढ़ गई और नीचे का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और इधर का होता तो इधर का होता तो इधर हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन बदल जाता है वेक्टर का माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। और मानो अब सुनो ध्यान से, अगर ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इस तरीके से ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने ए वेक्टर कहा, किसी ने क्या किया जानते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो भाई, बहुत तगड़ा दिमाग लगाया उसने, क्या कि चलो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इस लेंथ की 5 टाइम्स हो जाएगी लेंथ, ये लो अप्रॉक्स 5 टाइम्स यहाँ पे हो गया। ये हमने भाई मेज़र तो किया नहीं, बट हमने इतना बना दिया कि 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स हो गया, इतनी बड़ी। अगर 10 से करता तो ये यहाँ तक आ जाता, चलो कर ही देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वेक्टर था, इसमें किसी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई ए वेक्टर बराबर, उसने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एरो कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 10A वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया होगा। वेक्टर ऐसा था, लेकिन जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर खिंच के इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया। भाई ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्री की हेल्प से, मतलब हम इसको ज्योमेट्री की हेल्प से देख रहे हैं, बाकी न्यूमेरिकली तो समझते हैं। अगर ये पॉइंट दिया गया था तो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत तो होती ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया, थोड़े से ये पॉइंट हमारे पास हैं, इसको समझ लेते हैं। ये भी लेमडा क्या है, यहाँ पे लेमडा क्या है बेटा, लेमडा एक नंबर है। लेमडा
कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 -1 -2। यहाँ पे क्या किया गया, हमने लेमडा को एज्यूम कर लिया। अगर किसी भी यहाँ मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी वेक्टर में लेमडा का मल्टीप्लाई किया गया और उसका मैग्नीट्यूड लिया गया, ठीक है, तो जो लेमडा होता है ना वो बाहर उसका मैग्नीट्यूड कर सकते हैं और वेक्टर को इसके बाहर अलग अलग मॉड में लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कोई नंबर हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड बाहर लिख सकते हैं और इसको बाहर लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने 5a कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो बाहर 5 ये कर देंगे और प्लस ये इंटू ये कर देंगे, तो 5 का मैग्नीट्यूड 5 ही हो जाएगा और इस तरीके से 5a वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो अब ये पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पे उसमें हम लिखा था लेकिन डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे करते हैं। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर को लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर इज़ अ वेक्टर, है ना, यहाँ पे एक वेक्टर लिखते हैं आई कैप, ठीक, 2j कैप और 2k कैप, ओके। एंड इसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी, इसे हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ठीक है, चलो देखते हैं, चेक करते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने कहा, क्या कहा, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए कैप, इसके ऊपर पूरा वेक्टर लिख दो, ऊपर आई कैप, 2j कैप और 2k कैप अपॉन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। जब मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो इस तरीके से ये दोनों लाइन लिख देते हैं। अच्छा, अगर किसी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से करना है बेटा, तो क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और उस पर आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है, 2 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट कितना है, 2 का स्क्वायर, तो बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो बन जाएगा 4 4 8 1 9, तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यानी कि इस तरीके से ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इज 3। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ हमने कर ही लिया। तो आई कैप, 2j कैप, 2k कैप और नीचे कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको अलग अलग कर लें, आई कैप, 2j कैप, 2k कैप। अब अलग अलग कैसे, इसके नीचे 3 कर सकते हो, इसके नीचे 3 कर सकते हो, इसके नीचे 3 कर सकते हो। सर क्या सच में इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो इसको चेक कर लेते हैं, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आंसर आया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये वेक्टर मिल गया, कौन सा वेक्टर, ए कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ लिख लेता हूँ, यूनिट वेक्टर जो आया आई कैप अपॉन 3 प्लस 2j कैप अपॉन 3 प्लस 2k कैप अपॉन 3, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। कैसे आएगा, चलो चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे चेक 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 नीचे 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 नीचे 9 बन जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ऊपर ऐड करो बेटा 1 4 4, क्योंकि इस दो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ जाएगा। ऊपर 1 4 4 तो कितना बन जाएगा, 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1, तो ये बाहर 1। देखो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। मैग्नीट्यूड जब 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर तुमको फाइंड करना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर देना, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम ये वाली बात समझेंगे, ये क्या कहना चाहता है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर देन क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मतलब समझो, ध्यान से समझो, बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। अगर कब ये लिख सकते हैं, जब बी और ए क्या हो बेटा, कोलिनियर। मतलब सर कोलिनियर का क्या मतलब होता है बेटा, एक ही लाइन में पाए जाने वाले वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। सर क्या मतलब है, एक लाइन हो गया, यहाँ पे एक वेक्टर हो गया। देखो ध्यान से सुनो, एक वेक्टर बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, माना कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे एक वेक्टर बी वेक्टर हो गया बेटा, है ना। फिर
फिर सुनो, एक वेक्टर और लेते हैं, यहाँ इसी लाइन पे एक वेक्टर और लेते हैं, यहाँ पी वेक्टर, यहाँ पी पॉइंट, यहाँ पे क्यू पॉइंट, है ना। इसे क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनो इसे ए कह देते हैं, चलो इसे ए वेक्टर कह देते हैं, ए वेक्टर कह देते हैं, है ना। और इसे कह देते हैं बी वेक्टर। और ये इतना, लेकिन ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन है, पूरी लाइन है। लाइन जानते हो कहाँ तक जाएगी, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कहाँ तक लाइन जाएगी भाई, पूरे लाइन। लेकिन इस लाइन पर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, इसे ए बी वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक पी क्यू वेक्टर, और ये बी वेक्टर, इसको मैंने कह दिया, इस लाइन पे पाए जाते हैं। तो सुनो, इसका क्या होगा, वेक्टर सेम है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। मैंने बताया था क्या, इसका कोई भी पार्ट, मतलब ये छोटा वेक्टर है ना, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। समझो यहाँ पे, माना कि इस वेक्टर की कोई वैल्यू होगी बेटा, ठीक है, इस वेक्टर की कोई वैल्यू होगी। माना कि इस वेक्टर की वैल्यू है बेटा, क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, या फिर 2i कैप, ऐसे कर देते हैं। अब 2i कैप है, यहाँ पे इतनी लेंथ है इसकी, मैंने कहा था, और इसकी लेंथ इतनी है, और एक ही लाइन पे पाए जा रहे हैं, तो v वेक्टर 2 वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। माना कि इसकी लेंथ जो भी है ये है 10i कैप, यानी b वेक्टर जो भी है वो कितना है, 10i कैप है, 10i कैप, है ना। तो सुनो, अगर हम a वेक्टर में 5 का मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ठीक, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, बी वेक्टर, हाँ, जो बीच में वीडियो को रोकना पड़ा था क्योंकि आंगन में बंदर आ गए थे, और मेरे भाई ने कहा कि बंदर आ गए तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि वो फिर काटने वाले बंदर होते हैं, ठीक है, उन्हें भगाना पड़ा। तो हम आगे बढ़ेंगे, उसी के आगे मैं जो बता रहा था, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर ये सीधा शाम हो गया, दोपहर में वीडियो बना रहे थे, उसके बाद में फिर प्रोग्राम में चला गया। प्रोग्राम में आने के बाद फिर मैं अभी आया हूँ, तो मैंने कहा कि उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। 5a वेक्टर इज इक्वल टू 10i कैप, ये हमने कहा कि देखो यहाँ पे एक वेक्टर लेट किया था, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, एंड इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे ए बी, यहाँ तक की डिस्टेंस दिख रही है। जो पी क्यू वेक्टर है यहाँ तक है, ठीक है। फिर बी कैप, वो बी वेक्टर इज इक्वल टू 10i कैप, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर को देखो, बी वेक्टर हमारा कितना है, 10i कैप, ठीक। अब देखो इन दोनों को 5i कैप बराबर 10 कैप, ये 10i कैप एंड ये b की वैल्यू, इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। यानी b वेक्टर जो बराबर है किसके, 5i कैप के बराबर है, ठीक है। यानी कि हमने जब 5 हमने क्या लिख दिया, 5a कैप, 5a वेक्टर, जो b वेक्टर है वो 5a वेक्टर के बराबर है ना। तो 5a वेक्टर के बराबर हो गया। कैसे बराबर, पहले क्या हम b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ये गलत होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। जब मैंने a वेक्टर में 5 का मल्टीप्लाई किया, तब मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यानी जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, जैसे उसमें लेंथ बढ़ रही थी, अभी बताया था तब। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे जो 5 है वो किसका काम कर रहा है बेटा, वो लेमडा का काम कर रहा है। यहाँ लेमडा है 5, लेमडा a, ठीक है। तो ये लेमडा a का काम कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा b वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा a वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है, ये एक ही लाइन पे होंगे, तब इनको हम क्या कहेंगे, कोलीनियर कहेंगे बेटा। यही है कोलीनियरिटी, जो आप कह रहे थे सर कैसे समझाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यही है कोलीनियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, एक लाइन पे रख कर बताने की कोशिश की, ठीक है, कोलीनियर। अब इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट और होता है कि माना कि वेक्टर को इस तरीके से ले लिया जाए, किस तरीके से ले लिया जाए, इस तरीके से, किस तरीके से, देखो बताते हैं किस तरीके, ये हम हटाते हैं, ये तो एक तरीका है ना, ये भी ये नॉर्मल जनरल तरीका होता है, लेकिन समझो, क्या करो, समझो, क्या समझो, ये समझो। माना लेट, अगर इस तरीके से कहीं दिया रहेगा, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू
A1i कैप, A2j कैप, A3k कैप, इस तरीके से A वेक्टर दिया गया है। और B वेक्टर दिया गया है बच्चों जो है B1i कैप, B2j कैप और B3k कैप। इस तरीके से कोई वेक्टर दिया गया वेयर A1 A2 A3 आर क्या, A1 A2 A3 क्या है, कोई कांस्टेंट है, B1 B2 B3 क्या है, कोई कांस्टेंट, यानी कोई नंबर होंगे ये। और वेक्टर इस फॉर्म में, जैसे कोई वेक्टर लिख दिया जाता है भाई, ऐसे यहाँ मानो कोई वेक्टर है 2i कैप, 5j कैप, -7k कैप। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 5 है और A3 की वैल्यू -7 है। इस तरीके से ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से B की भी वैल्यू लिखी गई। अब हमें कोई बता दे कि भाई ऐसा है A वेक्टर और B वेक्टर कोलीनियर हैं। हमने बता दिया आपको कि ये दोनों ही क्या हैं, कोलीनियर हैं, कोलीनियर। दीज टू वेक्टर्स आर कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर है ना। अगर ये कोलीनियर वेक्टर हैं तो इनको भी इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो B वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। सर अब क्या करें, इसके बाद इसकी वैल्यू रख दो। B वेक्टर की वैल्यू इतनी है, B1i कैप, B2j कैप है ना। यहाँ मैं कम जोड़ पाता हूँ इस तरीके से इसको, तो समझो B है, ठीक है। तो यहाँ पे B3k कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, ठीक, लेमडा टाइम्स, अब लेमडा टाइम्स A वेक्टर पूरा रख दो, A1i कैप, A2j कैप, A3k कैप है ना। इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है बच्चों, क्या करना है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, लेमडा को मल्टीप्लाई कर दो भाई। B1i कैप, B2j कैप, B3k कैप है ना। तो लेमडा A1i कैप, लेमडा A2j कैप, लेमडा A3k कैप, ये हो गया। सुनिएगा ध्यान से, अब बीच में कौन सा साइन है बेटा, इक्वल साइन है। अगर इक्वल साइन है, दो वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर में अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो बीच में इक्वल का साइन है, तो उसके जो i का कोफिशिएंट वो आपस में बराबर होगा, j का कोफिशिएंट बराबर होगा, k का कोफिशिएंट बराबर होगा। तो चलो लिखते हैं, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, लेमडा A1, यहाँ क्या है i का कोफिशिएंट B1, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहाँ ऐसे में आ जाता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा। यहाँ से देखेंगे B1 किसके बराबर होगा, लेमडा A1 के बराबर। तो B1 इज इक्वल टू लेमडा A1, ठीक है। तो और क्या आएगा, B2 इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा A2, J का कोफिशिएंट दोनों हैं, लेमडा A2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटाऊँगा ताकि थोड़ा सा जगह मिले, है ना। अब यहाँ पे B3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लेमडा A3। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालो भाई, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो आ जाएगी B1/A1, ठीक। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2/A2। अच्छा, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B3/A3, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू ये भी है, लेमडा की वैल्यू ये भी है, लेमडा की वैल्यू ये भी है। तो अगर तीनों ही बराबर, लेमडा ये भी, लेमडा ये भी, लेमडा ये भी, तो सेम है। तो अगर इनके इसका RHS, इसका RHS, इसका RHS बराबर, भाई इधर लेमडा, इधर लेमडा, इधर लेमडा, यानी दोनों तीनों में RHS बराबर, तो लेफ्ट वाले भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। यानी B1/A1 किसके बराबर हो जाएगा, B2/A2 के बराबर हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा, B3/A3 के बराबर। और सब किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है, यानी कोई कांस्टेंट के बराबर है। यानी कि ये एक कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गई, यानी B1/A1, B2/A2, B3/A3। अच्छा, ये भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, A1/B1, A2/B2, A3/B3, ठीक है। इस तरीके इसकी भी कोई वैल्यू आ जाएगी 1/λ। अगर इधर इसको रेसिप्रोकल किया है, वो भी कोई लेमडा बीटा कर दो, k कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से, यानी कोई कांस्टेंट हम कहना चाह रहे हैं बस। इस तरीके से अगर इनके कोफिशिएंट देखो, ध्यान से समझो, अगर ये वेक्टर हैं A1/B1, A2/B2, A3/B3, अगर करने पर उनके
उनका रेशियो सेम आ जाएगा तो कह देना कि कोई दो वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये हम चेक कर पाएंगे कि कोलिनियरिटी इससे भी और इससे भी, इस वाले से भी। तो ये दो तरीके से कोलिनियरिटी को हम चेक करेंगे। ठीक है, आई होप कोलिनियरिटी आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और भी पॉइंट्स होंगे इस बुक में, जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम मेंशन करेंगे स्पेशली। ठीक है, चलिए इसको मैं हटाता हूँ और आगे अपने इस लेक्चर को बढ़ाता हूँ। बच्चों अब हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला सर, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 11th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, देखिए ध्यान से समझो क्या होता है। फिर मैं वेक्टर के लिए मुझे क्या पढ़ना है इसी चीज़ को मैं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, ये एक पूरा लाइन सेगमेंट है, लेकिन बीच में कोई पॉइंट आ जाए, तीसरा पॉइंट, ये बिना वेक्टर फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, फिर इसको मैं वेक्टर में बताऊँगा। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट आ जाए पी, और देखो जब इसके आने से, अभी ये पूरी लाइन है, अभी ये पूरी एक कंप्लीट लाइन है, यानी ये लाइन सेगमेंट है ए से लेकर बी तक, लेकिन जब यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पे भी, तो ऐसा क्या लगने लगा, अब क्या लग रहा है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी इसने क्या किया, बीच इंटरनल, यानी इसमें बीच में आके, बाहर नहीं है, इसी दोनों के बीच में आके क्या किया, इसको टुकड़ों में, दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया। एक तो ए पी पार्ट हो गया, एक पी बी पार्ट हो गया। इसे ही कहते हैं इंटरनल डिवीजन, यानी कोई भी व्यक्ति दो लाइन सेगमेंट के बीच में आके बैठ गया तो उसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इंटरनल डिवाइड कर दिया ना, इतना पार्ट, ये हट जाए तो पूरा एक पार्ट। अब कैसे, कोई रेशियो में डिवाइड होगा, इतने की कुछ लेंथ होगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, एम है ना, इतने की कोई लेंथ होगी, कोई नंबर होगा, 5 सेंटी, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम एन मान लेते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखते थे, अच्छा उसमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता था। यहाँ पे क्या कर देते हैं, x1 कर देते हैं, यहाँ पे y1 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, x2 कर देते हैं, y2 कर देते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, x, y कर देते हैं। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे बच्चा x के कोऑर्डिनेट निकालते थे कि जो p पॉइंट है डिवाइड कर रहा है, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको कैसे करते थे। जो यहाँ पे m होता था उसको यहाँ के x से मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी mx2 प्लस करते थे, यहाँ के n को यहाँ के x से, यानी nx1 कर देते थे। और नीचे जो रेशियो होता था m रेशियो n जो है, तो ये क्या होता है, m प्लस n नीचे कर देते थे। तो ये x का कोऑर्डिनेट आ जाता था जहाँ पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सेकंड y कोऑर्डिनेट जब निकालते थे, कैसे निकालते थे बच्चा, m का मल्टीप्लाई इसके क्रॉस वाले y से करते थे, है ना, यहाँ से ऐसे, तो my2 प्लस इधर वाले n को कहाँ से, y से 1 से करते थे, ny1, और नीचे क्या कर देते थे, दोनों को जोड़ देते थे जो रेशियो होते थे m और n। इस तरीके से हमारे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आ जाता था। सेक्शन फार्मूला इसी को कहते हैं। फिलहाल ये इंटरनल के लिए है, तो हम वेक्टर में कैसे होगा उसको समझते हैं। ठीक है, वेक्टर में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में यही सारी कामें जो ये जो है इसको हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। आइए इसको देखते हैं, हटाते हैं पहले, अब वेक्टर के फॉर्म में चलेंगे, इसी चीज़ को डेराइव करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, और आपको प्रॉपर समझ में भी आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आपके बुक में दिया गया, ML अग्रवाल में जैसे दिया गया, मैं वैसे ही करता हूँ। एक लाइन सेगमेंट में ऐसे बनाऊँगा, क्यों बनाऊँगा, ये बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही क्यों बना रहा हूँ, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ मुझे एक ओरिजिन को दिखाना पड़ेगा, सारा काम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ B पॉइंट। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, वो P पॉइंट होगा जैसे उसमें एज्यूम किया था। अब ये इंटरनल डिवीज़न हो गया, यानी ये पॉइंट क्या है, बीच में आने की वजह से इन दोनों के, ये लाइन, पूरी लाइन सेगमेंट क्या हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इस वाले को हम कह देते हैं रेशियो, m रेशियो, इसे m कह देते हैं, इतने को कह देते हैं n। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक तो बात सही है, अब इसके बाद की बात क्या करें। देखो ध्यान से समझो, हमें एक ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, एक ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारे बुक में अभी बताते हैं कैसे दिखाया गया। फिलहाल मैं ओरिजिन बनाने के लिए क्या करता हूँ, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस, और मैं इसको, इस पॉइंट को कह देता हूँ O। यही हमारा ओरिजिन है। इसको मिला दो बेटा इस तरीके से, डॉटेड से मिला दो। ठीक है, इस तरीके से इसको मिला दो, इस पॉइंट को मिला दो, इस तरीके से मिला दो,
इस पॉइंट को फिर यहाँ इसके एंड पॉइंट जहाँ जहाँ पॉइंट दिखे इसको मिला दो। अच्छा ये जानते हो ओ से बी तक का एक पोजीशन वेक्टर बन गया। इसको हम लोग इस तरीके से अगर मान लो ज्वाइन कर दिया जाए, थोड़ा और डॉटेड कर दिया जाए और इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो आप जानते हैं ओ बी वेक्टर बन गया और इसका पोजीशन वेक्टर जो भी है बी कर देते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो गया। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बेटा आर वेक्टर कर देते हैं। यहाँ पे इस वेक्टर को भी कुछ कह दिया जाएगा, चलो इसको भी कुछ कह देते हैं, इसे डॉटेड लाइन बना के, और इसको कह देते हैं ए वेक्टर, है ना। अब सुनो ध्यान से सुनना, ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये, इसका पोजीशन वेक्टर वे, तो इसको देखो कौन कौन सा पोजीशन वेक्टर डिवाइड कर रहा है, आर वेक्टर। आर वेक्टर पूरा डिवाइड कर रहा है। आर वेक्टर में ही एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट एक साथ इंक्लूड है, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते कि सर आर कोऑर्डिनेट एक आएगा, अभी आंसर एक आएगा। लेकिन सर हम जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे तो उसमें दो आते थे, एक्स भी आता था वाई भी आता था। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, आर में एक्स और वाई दोनों इंक्लूडेड है। कैसे, अभी मैं बाद में कर देता हूँ इसको। इस पॉइंट को देखो ध्यान से समझो, आर वेक्टर जो वेक्टर होगा ना बेटा वो होगा एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ये आर वेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये x1 y1 हो सकता होगा, ये x2 y2 होगा, इस तरीके से। लेकिन हम पहले इस फॉर्म में करेंगे। अब करना क्या है, ड्राइव कैसे करेंगे सर इसको बताइए। ये तो आपने बहुत बता दिया क्या कैसे होगा। अब सुनो ध्यान से, इसका रेशियो पहले हम उस फॉर्म में AP रेशियो PB लेते हैं। क्या ले लेते हैं, AP रेशियो PB। कैसे, अगर AP है ये PB है तो AP और अपॉन PB कर लेते हैं, PB। तो AP की वैल्यू कितनी है M और PB की वैल्यू कितनी है N, इस तरीके से हमने कर दिया। अच्छा अब क्या करें सर, अब क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, इधर जाएगा NAP हो जाएगा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा MPB हो जाएगा, ठीक है, MPB, ठीक है सर। अब इसके बाद सुनो ध्यान से सुनो, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसका एक डायरेक्शन भी तो होगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका कोई डायरेक्शन होगा ना, हम इधर को डायरेक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम इधर से इधर की ओर इसका डायरेक्शन ले लेते हैं, यानी AP PB इस तरीके से, इधर से इधर, इधर से इधर। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, NAP वेक्टर इज इक्वल टू MPB वेक्टर। कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर n में वेक्टर क्यों नहीं लगाया, बेटा n एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है 2 3 5 इस तरीके से, तो उसमें हम स्केलर को जो है वेक्टर नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्या है, एक डायरेक्शनल एक लाइन का पार्ट है जिसकी कोई वैल्यू भी होगी, कोई 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कोई वैल्यू भी होगी, प्लस इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इसलिए हमने इस पे वेक्टर लगाया। अब क्या करेंगे सर, अब सुनो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे। किसी एक लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर अगर याद हो तो मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, n इस चीज़ को कैसे लिखोगे, मैंने बताया था O लगाओ, बाद वाले में OP लिखो, माइनस करो पहले वाले को O लगा के OA वेक्टर बराबर में, ठीक है। अच्छा आपकी किताब में ये लाइन नहीं दिखाया गया था, मैं पहले बता दूँ, ये लाइन नहीं दिखाया गया, ये लाइन बिल्कुल नहीं दिखाया गया, सीधा लिखा गया ओरिजिन। तो बच्चा सोचने लगता है आखिर ओरिजिन है कहाँ। तो मैंने जब हटाया तो अब देखो ये पॉइंट बचा ना, तो उन्होंने ये वाई एक्सिस बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा बच्चा समझदार हो गया है, 12th में है, इसलिए जो है यहाँ पे केवल ओरिजिन लिख दो। लेकिन ये दिखाना चाहिए तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो सकता था, है ना। ये हो गया हमारे पास, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब सुनो ध्यान से, इसको भी लिख दो M, इसको लिख दो OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर लिख दो इस तरीके से। अब क्या करो, n का मल्टीप्लाई कर दो, NOP वेक्टर माइनस NOA वेक्टर, NOA वेक्टर बराबर m का मल्टीप्लाई करो MOB वेक्टर माइनस MOP वेक्टर, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे सर, सुनो OP भी इधर भी है, OP वेक्टर इधर, OP वेक्टर इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो NOP वेक्टर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में MOP वेक्टर बराबर, ये इधर है MOB वेक्टर और ये माइनस का NOA है तो इधर भेज दो प्लस NOA वेक्टर, ठीक है। इसमें कॉमन क्या जाएगा, OP वेक्टर, यहाँ क्या बचेगा N प्लस M बराबर, अब इसमें देखो बेटा M ऐसे लिख दो MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर। अच्छा सर अब क्या करें, अब सुनो वैल्यू रखो,
वैल्यू क्या रखो, इसको इधर भेज दो। ओ पी वेक्टर बराबर में एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, m प्लस एन कर दो, इधर m लिख दो और इधर n लिख दो, लिख सकते हैं इस तरीके से। OP वेक्टर की वैल्यू आ गई, कौन से वेक्टर की, OP वेक्टर की, जो बीच में डिवाइड कर रहा था। अब क्या करें सर, अब इसके बाद सुनो भाई, यहाँ करो जो भी करना है, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ लिखते हैं हम, जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। OP वेक्टर की वैल्यू कितना है बच्चा, OP वेक्टर वेयर हम लिखना चाहेंगे, OB वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं। OB वेक्टर की वैल्यू कितनी माना गया है, B वेक्टर, ये हो जाएगा। OP वेक्टर क्या है, ये OP वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, OA वेक्टर कितना हो जाएगा, OA वेक्टर हो जाएगा भाई A वेक्टर, इन्हीं की वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दो बस। OP वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर बराबर M टाइम्स OB वेक्टर, OB वेक्टर कितना है बच्चा, B वेक्टर है, प्लस N टाइम्स OA वेक्टर, N OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू A वेक्टर रख दो भाई, अपॉन M प्लस N नीचे रख दो, M प्लस N, और ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया है ना। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। R वेक्टर यानी बीच का जो R वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा है, M टाइम्स किसका, B वेक्टर का। देखो इधर क्रॉस इस वाले का इधर जा रहा है, यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहो तो B वेक्टर यहाँ लिख सकते हो आप, इसको लिखना चाहो तो A वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो M का इसके उल्टे वाले में B वेक्टर में और N का इसके उल्टे वाले में A वेक्टर में, अपॉन में क्या करना, M प्लस N कर देना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में बना है तो M का इधर B वेक्टर में और जो है N का इधर A वेक्टर में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना और यहाँ पे नीचे रेशियो को ऐड कर देना M प्लस N। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हो जाता है। जब पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के अंदर ही हो यानी बीच में हो, बाहर कहीं नहीं होगा, तब ये फार्मूला हमारा अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन फार्मूला। अच्छा, याद करने के लिए वही काम करते हैं, क्या करते हैं, माना कि हम मान लो ये फार्मूला भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली फार्मूला मान लो लिखा हो, ये मुझे लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कहीं से भी शुरू करना है। अब इसके लिए जो बीच में पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, इस तरीके से। तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, रेशियो, इस वाले रेशियो को देखो और इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, है ना, इसके पास वाले पॉइंट को। तो इससे दूर वाला पॉइंट कौन सा है ये, इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन होगा, B वेक्टर। तो M इंटू B वेक्टर प्लस इस वाले रेशियो को पकड़ो और इसके जस्ट इस वाले को छोड़ दो, पास वाले को। तो इसके क्रॉस में कौन आ रहा है, A वेक्टर आ रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर A। तो N इंटू A वेक्टर और नीचे क्या लिख दोगे, M प्लस N हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, लिख दिया R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। ये हमारा हो गया, ठीक है, सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो इस तरीके से, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हम लिखते हैं A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट और यहाँ पे कोई P पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर माना कि A वेक्टर है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर मान लेते हैं और इस रेशियो को मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब R वेक्टर की वैल्यू लिखनी है बच्चा, तो 2 मान लो, 2 का क्रॉस कौन सा आएगा, B, तो 2B वेक्टर प्लस 3 का क्रॉस कौन आएगा, A वेक्टर, तो 3A वेक्टर और नीचे में क्या करोगे, 2 प्लस 3 कर दोगे यानी 5 हो जाएगा। यानी R वेक्टर इज इक्वल टू 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आई होगी सर। लेकिन इसमें अगर एक्स वाई भी फिल करा देते तो बहुत अच्छा होता, तो एक्स वाई भी हम आपको फिल करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा, जगह लेना पड़ेगा। ये तुमको समझ में आया होगा, मैं इसको हटाऊंगा और फिर एक्स और वाई में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। एक्स वाई की कोई विशेष ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं ना, हाँ, तो हम वेक्टर फॉर्म में ही रहने देते हैं। अगर किसी बच्चों को ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, तो मैं एक्स वाई में भी समझा दूंगा। कोई भाई मैं यहाँ पे केवल क्या करूँगा, एक्स आई कैप करूँगा, वाई जे कैप करूँगा, इस वाले को x2 आई कैप, y2 जे कैप, यहाँ पे x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस करके दोनों को कंपेयर कर लूँगा, तो आंसर हमारा एक्स वाई जे में भी आ जाएगा। यहाँ कुछ है नहीं तो हमारे पास ये होता है। अब हम चलेंगे इसमें बच्चा, हम लोग थोड़ा सा मिड पॉइंट फार्मूले को देख लेते हैं। इसी की वजह से इसी को हम मिड पॉइंट फार्मूले के लिए भी समझेंगे, इसी में हम मिड पॉइंट फार्मूला भी समझ लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे होगा, ध्यान से सुनो। इसको मैं हटाता हूँ पहले,
इसे में मिड पॉइंट फार्मूले को निपटा देते हैं ताकि फिर आगे ना जाना पड़े, है ना। यहाँ पे हटाऊँ मैं, सुनो मिड पॉइंट फार्मूला कब लगेगा, ध्यान से सुनो। माना क्या माना कि ये माना, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई वही पॉइंट है जो था, वो पॉइंट ऐसे था, कैसे था, इस तरीके से था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे अच्छा जो यहाँ पे बी है। अब हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ बीचों बीच में कर देते हैं, पी वाले को, ठीक है। और इस रेशियो को कुछ रेशियो कहा जाएगा भाई, कुछ भी होगा इसे, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, अगर ये 3 है, ये अगर 1 है तो ये 1 होगा, अगर इतना 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये मिड पॉइंट पे होगा, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 4 होगा तो ये 4 होगा, और ये 5 होगा तो ये 5 होगा। सर ठीक है, अब इस तरीके से आर, यहाँ ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और इसका बी वेक्टर है, और इसका क्या है, ए वेक्टर है। इसके लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फॉर्मूला वही से लगाएंगे। माना कि हम 2 को लेकर चलते हैं कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, ए 1 नहीं है 2 है, तो 2 के क्रॉस में कौन है, ए वेक्टर है, तो 2 ए वेक्टर प्लस इस 2 के क्रॉस में कौन है, बी वेक्टर, तो 2 बी वेक्टर, और नीचे इन दोनों को सम करते हैं, 2 + 2 तो हो जाएगा 4। आर वेक्टर इज इक्वल टू बेटा, अब यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 2 = 4 यहाँ आ जाएगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये तुम्हारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है। वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। इसी तरीके से जब रेशियो सेम हो जाते हैं, यानी ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है, मिड में पाया जाता है। ये इंटरनल डिवीज़न था। अब हम लोग चलेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न को समझेंगे बेटा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न, है ना। एक्सटर्नल डिवीज़न होता है जैसे अभी इंटरनल यानी पॉइंट लाइन के इनसाइड में था, अब पॉइंट क्या होगा, लाइन के बाहर रहेगा और उसको लाइन को डिवाइड कर देगा। ये बात थोड़ा सा अलग दिखती है कि अगर कोई लाइन है, माना ये लाइन है, ए है और ये बी है, तो इसमें कोई पॉइंट बीच में ना रह के बाहर, लेकिन इसी लाइन के डायरेक्शन में, इसी लाइन के जस्ट सामने, ऐसा नहीं कि इधर उधर, बाहर रहेगा लेकिन यहाँ तक रहेगा, कहीं इधर हो सकता है, कहीं इधर हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। जैसे मानो यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट, पहले ये लाइन यहाँ तक थी, फिर ये बाहर एक पॉइंट आया ये, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को देखो और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को देखो, ठीक है। तो ये लाइन, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डिवीज़न कहते हैं। यानी ये बाहर रहकर भी 2 टुकड़े बना दिया कि नहीं, एक टुकड़ा यहाँ और एक टुकड़ा यहाँ, यानी ये लाइन लगता है ना कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक्चुअली में कुछ दिख नहीं रहा है कि ये लाइन, लेकिन ये बाहर आके एक टुकड़ा यहाँ तक बना दिया, एक टुकड़ा यहाँ तक बना दिया, तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न का खेल हो गया। जैसे कुछ लोग, भाई क्या कहोगे, कुछ लोग परिवार में, फैमिली में रहकर रहते हैं और वो फैमिली को तोड़ देते हैं, यानी वो इंटरनली हैं। लेकिन कुछ लोग फैमिली में ना रह के भी बाहर से कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाते हैं कि वो फैमिली टूट जाती है ना। फैमिली में जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सब लड़ने झगड़ने लगते हैं, तरह तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। वैसे यहाँ पे भी है, पॉइंट फैमिली के अंदर नहीं जाएगा, यानी कोई पॉइंट है वो लाइन पर नहीं जाएगा और बाहर से अपना काम कर देगा और लाइन को डिवाइड कर देगा, जैसे फैमिली के केस में होता है वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं वेक्टर वाले में कैसे करते हैं। देखो एक लाइन सेगमेंट है, पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में इसको भी देखना है। एक लाइन है यहाँ पे, इसे हमने ए कहा और इसे हमने क्या कहा, बी कहा, ठीक है, इस तरीके से है। अब एक पॉइंट हम इधर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसको हमने पी कहा, और इस तरीके से ये पॉइंट पी है और यहाँ पे इसको हम पी कह देते हैं। इसको मैं यहाँ जोड़ दूँगा। ये पहले इतनी लाइन थी, फिर बाद में ये टुकड़ा बाद में मैंने जोड़ा, ये मानो कि ये टुकड़ा नहीं था, फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े को जोड़ा इसी लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। अब यहाँ से सुनो, यहाँ से लेकर रेशियो कैसे बनेगा, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक जो बाहर पॉइंट है, यहाँ तक के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, एम कहेंगे, ठीक है। एम इस तरीके से आपको बोर्ड में प्रॉपर दिखे, एम इस तरीके से, और इतने टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे, एन कहेंगे बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एन होगा, केवल यहाँ तक, ठीक है, एन होगा। ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक बात। हमने जैसे बताया कि बाहर पॉइंट है लेकिन 2 टुकड़े दिख रहे हैं, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो बस समझो टुकड़े टुकड़े दिखे तो यानी टुकड़े टुकड़े हो गए। अब समझो, ध्यान से समझो। अब क्या करना है, ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे, ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा,
और इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन से। ये जोड़ा, फिर इसको भी जोड़ो, ये जोड़ा, फिर इसको भी जोड़ो, ये जोड़ा, है ना। इसको एक डायरेक्शन दे दो इस तरीके से, ये एक डायरेक्शन हो जाएगा, ये भी एक डायरेक्शन, ये भी एक डायरेक्शन। इसको हम कह देंगे आर वेक्टर। अब ये तो आर वेक्टर बाहर चला गया, इसे हम कहेंगे बी वेक्टर, इसे हम कहेंगे ए वेक्टर। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे पास, इतना काम कर लिया। अब इसी को बुक में क्या किया है, इस लाइन को हटा दिया है इस तरीके से, और कहा कि देखो भाई ओरिजिन ये है ना। तो हम शुरू करते हैं अपनी ये कहानी कैसे शुरू किया जाए। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, पहले ए पी रखेंगे, पूरा ए पी रखेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं ए पी, और अपॉन में बी पी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पी किया, फिर बी पी किया, तो बी पी कर देंगे। और यहाँ पे ए पी की वैल्यू कितनी है, m, यहाँ से लेकर यहाँ तक m है, और बी पी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक n है, तो नीचे n कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n ए पी, n इंटू ए पी, तो n ए पी इज इक्वल टू m बी पी। ठीक है, अब क्योंकि ये एक लाइन पर ही है तो इनका एक डायरेक्शन है, तो हम इनको वेक्टर के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, इनको हम वेक्टर अगले वाले में कर दें, एन ए पी वेक्टर एम बी पी वेक्टर, इस तरीके से हम कर लेंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे पाए जा रहे हैं तो इनका कोई डायरेक्शन होगा। अब क्या करना है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में करना है, एन इसको लिख दो ओ पी वेक्टर, जैसे कि बाद वाले पॉइंट पे ओ लगा के माइनस इनिशियल वाला पॉइंट ओ ए वेक्टर, इस तरीके से एम टाइम्स यहाँ पे कर दिया जाए भाई ओ पी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये सब बार बार किया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा, कर दो भाई, कर दो, एन ओ पी वेक्टर माइनस एन ओ ए वेक्टर, इतना हो गया। अच्छा ये नंबर है, इन पे वेक्टर नहीं लग सकता है, नंबर तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो स्केलर होता है। इस पे कर दो एम ओ पी वेक्टर माइनस एम ओ बी वेक्टर, इस तरीके से हमारा काम हो गया। अब करना क्या है, भाई, एन यहाँ पे देखो जो OP है, यहाँ पे भी OP है, यहाँ पे भी OP है, तो इसको इधर भेज दो या फिर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये जो भी करना है कर दो। क्या करना है, NOP वेक्टर इधर है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में MOP वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इधर अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है, इस वाले को भेज दो NOP वेक्टर, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा NOA वेक्टर, सॉरी इधर है NOA वेक्टर, इधर आएगा प्लस का NOA, और इधर पहले माइनस का MOB वेक्टर था। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, OP वेक्टर कॉमन कर लो, क्या मिलेगा, n माइनस m हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, NOA वेक्टर माइनस MOB वेक्टर, इस तरीके से। अब यहाँ पे OP वेक्टर के इक्वल क्या आ जाएगा, NOA वेक्टर माइनस MOB वेक्टर अपॉन नीचे ये आ जाएगा n माइनस m। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब करना क्या है, हमें m को पहले कर लेना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले बड़ी लेंथ को लिखना है, फिर माइनस करना है छोटी लेंथ को, ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। फिलहाल ऊपर भी निगेटिव आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको अपने सही फॉर्मूले में लिखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेंगे, और नीचे से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो वो दोनों ही सही तरीके से हो जाएंगे। क्या करना है, आप सुनो ध्यान से, OP वेक्टर बराबर लिखना है, OP वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं, MOB वेक्टर माइनस NOA वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ये निगेटिव हो जाएगा तो इसको बाद में कर दिया, नीचे माइनस कॉमन कर लो तो m माइनस n हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा MOB वेक्टर माइनस NOA वेक्टर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। अब ठीक है, OB की वैल्यू भी अगर रखना चाहो तो रख दो, यहाँ पे OB की वैल्यू b है और OP की वैल्यू r वेक्टर है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा m
ओ बी की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये ओ बी है, ये पूरा ओ बी है, इसकी वैल्यू बी है माइनस एन टाइम्स ओ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है तो इसको ए वेक्टर कह देते हैं और नीचे आ जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। जब एक्सटर्नल वाला होता है तो बीच में नेगेटिव आता है, जब एक्सटर्नल वाला होता है तो बीच में नेगेटिव आता है। तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहाँ पे याद कैसे करना है, कैसे याद करना है इसको समझो, है ना। पहले क्या है, एम है, फिर बी वेक्टर है। ध्यान से सुनो, ये एम कहाँ से कहाँ तक को जोड़ रहा है, ए वेक्टर से लेकर पी वेक्टर तक। तो एम के लिए क्रॉस कौन बनेगा, बी बनेगा। एम के लिए क्रॉस कौन बनेगा, बी बनेगा। तो एम वेक्टर वो एम इंटू बी वेक्टर। यहाँ अगर इसके पोजीशन वेक्टर को देखना चाहो तो इसे कह दो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एम इंटू बी वेक्टर या फिर एम इंटू बी वेक्टर, यहाँ इस वाले को भी आप लिख सकते हैं एम इंटू बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको देखो, ये रेशियो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बी वेक्टर तक। तो बी वेक्टर ये है ना, इसको छोड़कर एम एन यहाँ बी से शुरू हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, तो एन का क्रॉस कौन बनेगा, ए बनेगा जाके। ठीक है, ये बनेगा। तो माइनस का एन ए वेक्टर अपॉन एम जो बड़ी वैल्यू है एम, है ना, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, माइनस एन करेंगे, छोटी वैल्यू जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार और हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे ताकि आप समझ जाएं तरीके से। इसको मैं हटा देता हूँ, ये डेरिवेशन था इसका। फ़िलहाल एग्ज़ाम में कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं है डेरिवेशन, बट आपको आना चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सुनो ध्यान से समझो, अगर मैं कहूँ क्या मैं कहूँ, अगर इस लाइन को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये पूरी की पूरी लाइन। ठीक है, ये लाइन है और इस पे रेशियो कौन है, m। तो हम a वेक्टर को तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहीं तक है, ये पूरा, इसको नहीं लेंगे। तो इसका क्रॉस कौन बनेगा, जो वेक्टर, इसको मत लेना। ठीक है, क्योंकि इसी के इक्वल तो वैल्यू निकालना है, m के क्रॉस में इसे मत ले जाना। m के क्रॉस में कौन जाएगा, b वेक्टर जाएगा। तो m इंटू बी वेक्टर हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे n रेशियो को पकड़ो, n रेशियो यहाँ तक आया है, n रेशियो यहाँ तक आया है। तो यहाँ कौन सा है, बी वेक्टर है। बी वेक्टर को नहीं लेंगे तो कौन सा वेक्टर बचा, ए वेक्टर। तो इसको कर देंगे n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m माइनस बी करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक m माइनस n कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर। इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है एक्सटर्नल डिवीज़न के। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में, है ना। तो ये था हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न। अब हम थोड़ा सा इसके आगे जो है एक पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे, सेंट्रॉइड की बात कर लेंगे, फिर हमारा एक्सरसाइज की थ्योरी फिनिश हो जाएगी। तो इसको हम समझेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है ये आपने पढ़ा ही होगा, ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है सेंट्रॉइड, है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड तब आता है जब मीडियन का खेल होता शुरू होता है, तब सेंट्रॉइड आ जाता है। क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक कोई ट्रायंगल बना होता है इस तरीके से, ए बी सी, मान लो ये ट्रायंगल है। अगर इस वर्टेक्स से इसके मिड वाले पॉइंट, इस वाले साइड जो बी सी साइड है, इसके बिल्कुल मिड वाले पॉइंट को आप मिला दीजिए। जो लाइन आया उसे क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ठीक है, ये डी हो गया, इसे मीडियन कहेंगे। फिर इस वर्टेक्स से इसके सामने वाले साइड एसी में जो मिड पॉइंट हो उसको मिला दो बेटा, इसे मान लो डी ई कह दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी ई जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, बी ई जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, ये मीडियन होगा। ठीक है, अब सी से ए बी पे मिला दो कोई पॉइंट इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से ए बी पे इसे एफ कह दिया, जो सी एफ हो गया, ये भी एक मीडियन है। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होती हैं। मीडियन कैसे बनता है, किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला देने से जो लाइन सेगमेंट बनती है, जैसे यहाँ बी ई, ए डी और सी एफ, ये क्या है, हमारे मीडियन है। अच्छा, ध्यान से सुनो, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। सर लेकिन यहाँ पे ये जो जी है ये क्या है, सेंट्रॉइड का काम कर रहा है, हम वेक्टर में देखने जा रहे हैं। सर लेकिन एक ही मीडियन बनाया और आपने यहाँ पे बता दिया कि ये सेंट्रॉइड है। सुनो भाई ध्यान से, 2 को नहीं बनाया गया और बता दिया गया कि अंडरस्टूड है, उसको आप समझें। अगर मान लो ये जी पॉइंट है, इसको एक ऐसे होना चाहिए था, इस तरीके से जाता, है ना, इस तरीके से जाता, अगला यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता। अब ये क्या है, सेंट्रॉइड है।
तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये बनाया नहीं गया, ये केवल तुमको अंडरस्टैंड मतलब दिमाग में रख लेना है समझ कर कि एक ही लाइन है आपकी, इस पॉइंट पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रॉइड कहेंगे। सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि बेटा जो सेंट्रॉइड होता है, जो पॉइंट होता है, मीडियन को क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है, ये याद रखो। यानी जहाँ वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की ओर आएंगे तो ये 2 होगा, और जब साइड पे मिड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो ये 1 होगा हमेशा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2:1 ढूंढूँ इसके लिए, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की ओर जाएंगे तो ये 2 होगा, और सेंट्रॉइड से इस साइड की ओर जाएंगे तो 1 होगा। इसके लिए अगर हम सेंट्रॉइड का रेशियो ढूंढें तो ये वर्टेक्स है और ये सेंट्रॉइड है, तो यहाँ 2 होगा और ये क्या होगा 1 होगा। इसके लिए ये वर्टेक्स है 2 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ आएंगे तो 1 होगा। तो इस तरीके से बच्चों इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे जो मेन मुद्दा है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। सर लेकिन आपने कहा था पोजीशन वेक्टर अगर होगा, अगर यहाँ पे ये सब पोजीशन वेक्टर हैं तो ओरिजिन ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ देखो फिर से वही बात है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ले लिया गया है कि ओरिजिन कहीं है, कहीं है, कहाँ है, कहीं बनाया नहीं गया, ना बुक में बनाया गया ना कहीं। लेकिन मैं तुमको समझाऊंगा ज़रूर कैसे, सुनो ध्यान से। हम एक ओरिजिन ले लेते हैं बेटा, ताकि तुम्हारे दिमाग में सारे कन्फ्यूजन ना रहा करें। जब भी किसी चित्र में कभी भी अगर बोला गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन है। मैंने एक ओरिजिन बनाया, इसे कहा एक्स एक्सिस, इसे कहा वाई एक्सिस, मैंने अपने से बना दिया, ठीक है। और अब सुनना, इसका पोजीशन वेक्टर हम कहाँ से देख रहे हैं, और ओरिजिन से। तो भाई तुमको कन्फ्यूजन हो रहा था तो तुम मिला दो इसको। अरे मिलाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ बट समझ लो कि ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगी। इस लाइन को भी पोजीशन वेक्टर से जोड़ो, यानी ओरिजिन से जोड़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन को भी ओरिजिन से जोड़ो भाई, इस तरीके से यहाँ तक जोड़ दो। सुनो ध्यान से समझें, ये जो लाइन है ना, अब ये ओरिजिन से तुमको दिख रही होगी, और एक प्लेन में ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसका पोजीशन ओरिजिन से, इसका पोजीशन ओरिजिन से, इसका पोजीशन ओरिजिन से। तो अब तुमको दिख रहा होगा कि हाँ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है, ए लिखा जा सकता है। तो तुमसे पूछा है कि जी का पोजीशन वेक्टर बताओ भाई, यानी कि इसको तुम ले जाके ओरिजिन से जोड़ोगे तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। माना कि ये आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा। ये कौन सा है, सी वेक्टर है। ये कौन सा है, बी वेक्टर है। ये कौन सा है, ए वेक्टर है, ठीक है। और डॉट लगा के जोड़ दो इस तरीके से, और डॉट लगा के जोड़ दो इस तरीके से, और डॉट लगा के जोड़ दो इस तरीके से, यहाँ तक, और डॉट लगा दो, या पूरा खींच ही दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और केवल इतना चित्र तुमको दे दिया था, केवल इतना चित्र दे दिया गया था बुक में, और कहा कि बताओ पोजीशन वेक्टर ये है तो इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, इनका पोजीशन वेक्टर दिया, इसका बताना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन वेक्टर निकालूँगा। फिलहाल पहले हमें क्या चाहिए, देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ तक थी कि तुम समझ पाओ कि ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिया गया था। अब मैं इसको हटा दूँगा, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक, ये इस तरीके से चित्र है, लेकिन ओरिजिन है यहाँ पे, समझ लेना, ये अंडरस्टूड है, आप इसको समझें, ठीक है। सबसे पहले ये 1 है, ये हमारा क्या था, ए बी, ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी भी दिया गया था। अब सुनो ध्यान से सुनो, इसका पोजीशन वेक्टर तुमको फाइंड करना पड़ेगा, डी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी, इस पूरी बी सी साइड का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो डी का पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है ना, डी जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चा, ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों को ऐड करो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मिड पॉइंट थ्योरम, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, है ना। ये मैंने सिखाया था अभी मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर मिड पॉइंट है, ये रेशियो बराबर है, तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। अब तुमको पता चल गया डी की वैल्यू, यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और अपॉन में 2 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, डी का है, यानी ओरिजिन से चेक करेंगे तब ए का हो गया। अब सुनो ध्यान से, ए डी जो लाइन है इसका बीच में रेशियो पता है, और यहाँ पे ये
जी पॉइंट बीच में है, तो ये सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लग पाएगा। ये पूरे लाइन पे जी बीच में पाया जा रहा है, जिसका ये रेशियो पता है तुमको, ये रेशियो पता है, तो जी का रेशियो, जी का पोजीशन वेक्टर इजीली आ जाएगा। जी का पोजीशन वेक्टर अगर हम आर वेक्टर कह दें, ठीक है, तो इसे ही फाइंड करना है। कैसे करना है, ये इंटरनल डिवीजन वाले केस में जाएगा। सुनो, इस 2 को कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर या जी का पोजीशन वेक्टर इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से लिख देंगे जी और आर वेक्टर, यानी कि पॉइंट जी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो ये क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 टाइम्स ये पूरा का पूरा बी प्लस सी अपॉन में 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 1 इंटू ए वेक्टर, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं बच्चा, इन दोनों रेशियो को नीचे जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर, और नीचे क्या बनेगा 2 + 3 3 वेक्टर, यानी ये क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। यही है सेंट्रॉइड। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या 3। यानी कोई ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर तुमको पता है, तो सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली तुम लिखो आर वेक्टर इज इक्वल टू इन तीनों के वर्टेक्स के जो भी वेक्टर उनको सम कर दो। इजीली याद रखो, यही काम आएगा। बाकी तो डेरिवेशन केवल नॉलेज के लिए होता है। ठीक है, ये सब नॉलेज के लिए था और ये तुम्हारी याद करने की चीज़ है। इसे याद रखो, रट्टा मार के रखो, क्वेश्चन आएगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, सेंट्रॉइड के फॉर्मूले समझ में आए होंगे। मैं अब आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा, लगातार एक्सरसाइज को करवाऊँगा। इस एक्सरसाइज जो आने वाली एक्सरसाइज है, इसमें की थ्योरी जितनी थी मैंने कर दिया। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है। मैं आपके लिए पूरी तरीके से तैनात हूँ। किसी बच्चे को पर्सनल क्वेरी भी चाहिए तो उसको मैं कोई ना कोई तरीका ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर उसको चाहिए तब वो कमेंट में बताएगा तब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और लाइट भी चली गई बच्चे, देखो कितना बढ़िया, वीडियो ख़त्म हो गया और लाइट भी चली गई। तो लाइट चली गई है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।